हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनूप केशव एंड आज हम लोग जो है नाइन्थ एनसीईआरटी के पॉलिटी का दूसरा चैप्टर करेंगे और जिसका नाम है संविधान निर्माण। और हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि संविधान निर्माण में क्या समस्याएं रहीं, क्या संघर्ष रहा, अन्य देशों से तुलना करके देखेंगे और सभी चीज़ों को समझते हुए और फैक्ट भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले जो पीपीसी 3 पॉइंट पीपीसी टीआरई के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको बेसिक मदद मिलेगी और अन्य सभी एग्ज़ाम्स में भी आपको मदद मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। ये हम लोग पिछले अध्याय में पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में जो है कोई भी शासक मनमानी नहीं कर सकता, खासकर अगर वो चुन के जाता है, इलेक्ट होके जाता है। उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसको उन सीमाओं और उन बंधन में रख के काम करना होता है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों को भी करना होता है और सरकार को भी करना होता है। और ऐसी सभी नियमों का जो एक सम्मिलित समूह या एक दस्तावेज कह सकते हैं संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के सभी अधिकारों, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का रेगुलेशन करती है, उसका निर्धारण करती है। सपोज दैट आपके परिवार में जो आपके सबसे बड़े हैं, एक तरह का उनको आप मान सकते हैं कि वो हमारा संविधान है। जैसे दादाजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, और वो पूरे घर को रेगुलेट करते हैं, कौन क्या करेगा, कौन कितना पैसा खर्चा करेगा, कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बदलती स्थितियों के अनुरूप देखिए सवाल एक ये भी पैदा होता है, क्या संविधान की जो भावना उस समय ली गई थी, क्या समय हमेशा बदलते समय के अनुसार वही भावना रहेगी? क्या कुछ चीज़ आगे चल के नई चीज़ें, नई परिस्थितियाँ नहीं उभरेंगी जिसके लिए संविधान में कुछ बदलाव की आवश्यकता हो सकती है? हाँ, सपोज दैट एक टाइम पे बात करते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेटर जब बना था शुरू शुरू में, एक गणना करने वाली मशीन को हम लोग कंप्यूटर बोलते थे। फिर समय के साथ कंप्यूटर से मल्टी डायमेंशनल वर्क होने लगे, तो फिर कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो बदलते चले गया। आज सुपर कंप्यूटर आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, जो 10 साल के काम को 1 साल में 1 मिनट में कर सकता है। तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और जुड़ती हैं, हटती हैं। तो बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी अगर हम लोग संविधान की बात करें तो करंट में सबसे जो लास्ट में आज़ाद हुआ और सबके बारे में मतलब जिससे और जो संविधान का एक बेटर एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आया, वो साउथ अफ्रीका का संविधान है। क्योंकि साउथ अफ्रीका 1994 में जो गोरे लोग थे उनसे आज़ाद हुए और वहाँ पर संविधान बना और वो एक मॉडल संविधान बना था। तो इसीलिए हम लोग अभी जो है दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। वहाँ पे काले लोग रहते थे, कुछ डार्क लोग रहते थे, कुछ भारतीय मूल के भी रहते थे। इनके साथ जो गोरे लोग होते थे वो काफ़ी भेदभाव करते थे और इन भेदभाव का विरोध करने में जो सबसे मशहूर नाम आता है, आप भी जानते हैं, वो नेशनल मंडेला का है। नेशनल मंडेला का कथन है कि जिन पर नेशनल मंडेला का जो नेशनल मंडेला जो थे, उन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया, जेल गए, 28 साल तक जेल में रहे। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, किस लिए? क्योंकि 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के लिए इन्होंने विरोध किया था और 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। तो ये सवाल आराम से उठाया जा सकता है कि नेल्सन मंडेला को 28 कितने वर्षों तक जेल में रखा गया और किस जगह पर, किस द्वीप में रखा गया। तो आप ये फैक्ट याद कर लेंगे कि अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रेबोन द्वीप में कितने महीने जेल, कितने साल जेल में रहे, तो 28 वर्ष रहे। और कब इनको गिरफ्तार किया गया, तो 1964 में रंगभेद के विरोध के कारण। ठीक है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का क्या मतलब होता है? सपोज दैट आप काले हैं, मैं गोरा हूँ और मैं आपसे आपके साथ भेदभाव करता हूँ कि तुम काले हो इसलिए तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते, तुम मेरे साथ खा नहीं सकते, तुम मेरे साथ ट्रांसपोर्ट में चल नहीं सकते। तो वो रंगभेद वाला भेदभाव है। तो रंगभेद के खिलाफ भेदभाव का संघर्ष हुआ। रंगभेद नस्ली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनका उद्देश्य व्यापार करना था। यहाँ पर वो हमेशा के लिए बसने नहीं आए थे, अपने वर्क पीरियड तक रहते थे, रिटायर होते थे, चले जाते थे, ऐसे ही क्रम चल रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने बसने को प्रीफर दिया, वहाँ पर गोरे लोग बसे और चूंकि वो अपनी वस्तु बना ही रखा था तो वे काले लोगों पर अब अत्याचार करने लगे। वो अपने लिए ट्रांसपोर्ट की अलग सुविधा, काले लोगों के लिए अलग सुविधा, अपने लिए जो समुद्र के बीच होते हैं नहाने के लिए यूज करते थे और काले गोरों का वहाँ घुसना अलाउ नहीं था। इसलिए वहाँ पर बोर्ड तक लगाया गया था कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरह की भेदभाव वहाँ पर थी।
तो दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था यूरोप के लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया था जैसे भारत को बनाया था। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। पहला एक आबादी में उनका औसत 3/4 था, यानी समझ रहे हैं 3/4 इनका इन्हीं का हिस्सा था। बाकी लोग कुछ अल्पसंख्यक में जो थे वो गोरे थे जो बस गए थे और जो वहाँ का शासन चला रहे थे, इसलिए उनका वहाँ पर डोमिनेट करते थे उन लोगों को। उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन डार्क स्किन वाले कहा जाता है, कुछ भारतीय नस्ल के भी थे जो हमने अभी बात चर्चा की, और इन्हें नीचा मानते थे। वोट डालने का अधिकार उन्हें था नहीं। रंग भेद की शासक की नीति जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉलिसीज होते हैं, वो अस्मिताओं के लिए खास तौर से दमनकारी थे, मतलब टॉर्चर करने लायक थे। गोरों की बस्तियों की में उन्हें रहने का इजाज़त नहीं था, परमिट लेना पड़ता था। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी सब जगह उनके लिए अलग व्यवस्था थी। सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, रतन ताल, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों के लिए और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से ही संघर्ष चल रहा था जो 1994 में जाके खत्म हुआ, और वहाँ पे एक जो अफ्रीका है वो एक गणतंत्र के रूप में उभरा। देखिए, और इस भेदभाव का विरोध करने वालों में जो सबसे ऊपर नाम आता है, जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वैसे वहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस था। इसी के झंडे के तले यह आंदोलन चल रहा था। इसमें कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, जैसे कि इंडिया में भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अन्य लोकल पार्टियां, संगठन नेशनल मूवमेंट में साथ दे रहे थे। अनेक समझदार और संवेदनशील कुछ गोरे लोग भी ऐसे थे जो समझदार थे, तो वो रंगभेद में आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आया। ठीक है, लास्टली हुआ क्या, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो अंग्रेजों को लगा ना अब हमसे तो कंट्रोल हो नहीं सकता, तो लास्ट में उन्होंने सारे सख्ती वाले कानून को वापस लेना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस लिया। राजनीतिक दलों पर जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उसको खत्म कर दिया। मीडिया पर जो सेंसरशिप और पाबंदियां लगी हुई थी वो भी खत्म कर दिया। अब देखिए यहाँ से फैक्ट बनता है कि 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया, और 26 अप्रैल 1994, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य यानी रिपब्लिक का नया झंडा लहराया गया। यानी गणराज्य का मतलब है अब वहाँ पर चुने हुए शासक होंगे, और चुने हुए जहाँ पर शासक होंगे जनरली वहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश, वो लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। तो लिखा हुआ है कि अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया, दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। क्योंकि जो अश्वेत थे, जो आज़ादी के संघर्ष को लड़ने के बाद अब हर चीज़ से छुटकारा पा चुके थे, उन्होंने ऐसा तय किया कि वो गोरों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो अल्पसंख्यक गोरे वहाँ बसे हुए थे, क्योंकि काले लोग बहुसंख्यक में थे तो चाहते तो उन्हें भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं भगाया। वो उनके साथ रहने के लिए और साथ मिलकर संविधान निर्माण के लिए सहमत हुए, और उन्होंने तय किया कि वो गोरों के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। और ये भी तय किया कि बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक थे, बहुमत के आधार पर काले लोग थे, अगर चाहते तो उन्हें डोमिनेट कर सकते थे। तो ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सब कैसे हुआ। ये साधारण बदलाव के लिए नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको सुनते हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ चुनी हुई सरकार होती है, सब मिलजुल के रहेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। इसलिए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की, और ये जो नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किया है उन्हें हम भूल जाएं और गोरों को माफ कर उन्हें साथ रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि आइए अब हम सभी नस्लों और सभी नस्ल भेदभाव को भूलें, स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, अवधारणा, मानवाधिकार से तात्पर्य किसी भी समूह, किसी भी संप्रदाय के साथ किसी भी तरह का कोई टॉर्चर नहीं, एक मानव के मूल्यों के आधार पर नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निसरण हत्याओं के जोर पर शासन किया, तो दूसरी पार्टी उस क्या बोलते हैं टॉर्चर से निकलने के लिए आंदोलन कर रही थी। जबकि आज़ादी के बाद दोनों पार्टियां एक साथ संविधान निर्माण के लिए दोनों ही पार्टियां साथ साथ बैठी। ठीक है, अब देखिए अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है कि अफ्रीका का संविधान एक मॉडल संविधान है और काफ़ी अच्छा संविधान है। ठीक है, 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी,
आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को भूल जाने और आगे के इंद्रधनुषी मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के चलते संभव हो पाया। ठीक है, एक बार फिर नेशनल मंडेला के शब्दों में ये बातें समझे। और एक चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये कि 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद, कितने वर्ष, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं भी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं, जो कि छूट गया था। और यही 1994 तक जिस देश की दुनिया में आलोचना होती थी वो अब एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया और उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। और नेशनल मंडेला के शब्दों की कुछ बातों को समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने सभी रंगभेदी, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, वो अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। अब देखिए, ये तो तय हो गया कि दोनों साथ रहेंगे। क्या दोनों को आसानी से एक दूसरे पर विश्वास हो सकता था? क्या अश्वेत लोगों को गोरों पर विश्वास हो सकता था? और क्या अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में बच गए थे आज़ादी के बाद, उन्हें विश्वास हो सकता था कि बहुसंख्यकों के बीच में वो सही से रह सकते हैं? तो इन्हीं सब कारणों से जो भी समझौते हुए उनको एक लिखित दस्तावेज के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप सही में प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप उसको लिखित रूप में लेते हैं। तो उसी तरह जो भी समझौते हुए उनका लिखित रूप बना, जो अफ्रीका का संविधान के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान की जरूरत आखिर क्यों है। संविधान की जरूरत क्यों है? देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को एक बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। क्यों? आप घर में रहते हैं, आपके घर में भी एक नियम है, वो क्या है? एक तरह का संविधान है। आप कोई क्लब है, आपके पास कोई संगठन में आप जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें भी एक नियम कानून की, एक बेसिक नियम कानून, एक बुनियादी नियम कानून की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। और संविधान के लिए किसी भी देश का लोकतांत्रिक होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एक अच्छा लोकतंत्र भारत है, लेकिन चाइना एक अच्छा लोकतंत्र है क्या? लेकिन संविधान वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर या तो राजशाही है या तो लोकतंत्र का अच्छा एग्जाम्पल वाला सरकार नहीं है, फिर भी वहाँ क्या बोलते हैं, संविधान है। लेकिन एक अच्छे लोकतांत्रिक देश का एक संविधान होना अनिवार्य है। फिर बोल रहा हूँ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जिसे संविधान कह सकते हैं। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं। देखिए, और दूसरा ये कि एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। और ये बात मैंने अभी चर्चा कर ही दिया कि किसी भी संगठन के कायदे कानून होते हैं, किसी क्लब वगैरह सबके अपने अपने कानून होते हैं जिसे संविधान की जरूरत होती है, या संविधान उसे कह सकते हैं। ठीक है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, और संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख है, क्या क्या कर सकता है। पहला ये कि लोग साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा कैसे पनपे। जैसे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, विभिन्न धर्म, भाषाई धर्म के लोग, भाषा के लोग, क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, भौगोलिक विभिन्नताओं वाले जगहों में रहने वाले लोग, बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान उसे बांधे रखता है। इसलिए साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, यानी सरकार का चुनाव कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अंतिम अधिकार होगा। ठीक है, तीसरा यह कि सरकार के अधिकारों की क्या सीमाएं होंगी, उनके सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है संविधान कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह हमें बताता है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को यह व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना अनिवार्य है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब देखिए, भारत संविधान का निर्माण, ये तो हम लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में समझा कि कैसे कैसे वहाँ पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और संविधान क्यों आवश्यक है। अब भारत में संविधान निर्माण का क्या इतिहास रहा है वो हम देखेंगे।
दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, लेकिन भारतीय नेताओं में जो पहले के एक्सपीरियंसेस थे, आज़ादी के समय बनाए गए रूपरेखाएं थी, इन कारण उनको संविधान निर्माण में आसानी हुई। तो वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता यानी डाइवर्सिटी भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत, क्योंकि जहाँ विविधताएं होती है वहाँ सभी वर्गों, सभी समुदायों के हितों को लेकर एक कानून बनाया जाता है, बेसिक नियम बनाए जाते हैं जो संविधान कहलाता है, और वो काफ़ी आसान काम नहीं होता है। विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब भी गुलाम की हैसियत से निकल तुरंत गुलाम की हैसियत से निकल कर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। सब कुछ उनके लिए नया था, लेकिन देश ने धर्म के आधार पर वे बंटवारे की विवशता भी झेली थी तुरंत, क्योंकि पाकिस्तान बटा था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों ओर से काफी लोग मरे, 10 लाख लोग से ज्यादा मरे। और अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह भी आज़ादी दे दी थी कि वो भारत या पाकिस्तान, जिनमें है उनकी इच्छा, वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर रियासतों को मिलाने का भी एक टेंशन था भारतीयों पर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया, और जितने भी 52 रियासत थे उनको 552 रियासत थे उनको भारत में मिला लिया। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। ठीक है, अब देखिए संविधान निर्माण का रास्ता कैसे कैसे खुला। तो देखते हैं, आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही जो लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्र सम्मति बनने का काम हो चुका था। ये मैंने चर्चा किया आपसे कि हमारे जो नेता है वो बहुत पहले बहुत सारी चीज़ों का अनुभव ले चुके थे। जैसे आज़ादी के लिए 26 जनवरी 1930 को वो झंडा फहरा चुके थे। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में एक एक बोल सकते हैं कि संविधान का प्रारूप बन चुका था, जिसको डमी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, उनमें भी। और फिर 1931 के कराची अधिवेशन में भी ये चर्चा हो चुकी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारा एक संविधान होगा, और उन पे कुछ मूल बातों पर चर्चा हो चुकी थी, जैसे मूल अधिकार होने चाहिए, नागरिकों के मूल अधिकार होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी, मूल अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी, वयस्क मताधिकार होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, समान अधिकार मिलेंगे। इन सब चीज़ों की चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, तो वही है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्र सहमति बनने का काम हो चुका था। हमारे राष्ट्र आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर ही नहीं था, न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को, राजनीति को बदलने और नए सिरे से स्टार्ट करने का एक आंदोलन भी था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। 1931 में फिर कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का एक संविधान कैसा होगा। और इन्हीं दस्तावेजों में सार्वभौम, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की जा चुकी थी, जो मैंने बता दिया है। अब देखिए दूसरा चीज ये हुआ कि जो भी व्यवस्थाएं भारत में पहले से अंग्रेजी शासकों के टाइम में चली आ रही थी, और आज़ादी के बाद हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को जो अच्छा लगा कि वो हम अभी भी रख सकते हैं, वो हमने रखा और बेहिचक रखा। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, और हमने अन्य देशों के संविधानों का भी मुआयना किया, और उनसे जो हमें अच्छा लगा अपने भारत के परिदृश्य में सोच कर देखा क्या वो भारत के लिए उपयोगी है, अगर है तो हमने रखा। जैसे मूल अधिकार को हमने अमेरिका से लिया, फिर नीति निर्देशक तत्व लिया, समानता, बंधुता, भ्रातृत्व की भावना फ्रांस से लिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरतों के लिए अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे, और रूस में भी समाजवादी क्रांति ने भी भारतीयों को प्रभावित किया। इसलिए इसकी झलक आपको हमारे अपने प्रस्तावना में दिख जाएगी, जहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय, समाजवाद, लोकतंत्र, ये सब वर्ड आपको दिख जाएंगे। ठीक है, वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की विकल्पना करने लगे थे। संविधान सभा, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज, यानी जो उस टाइम चुने हुए प्रतिनिधि जो संविधान सभा का हिस्सा बने, जो कि संविधान बनाने वाले थे, उन्हीं को संविधान सभा कहा गया। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा नामक संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती हैं, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, और इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रेफरेंस एम लक्ष्मीकांत जैसे बुक में लिखी हुई है, तो हम लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो भागों में बंट गई। ठीक है, और संविधान सभा के जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति लोग थे, उनका भी वहाँ पर नाम दिया हुआ है
बगल बगल जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। टी कृष्णामाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति। देखिए, संविधान सभा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसलिए 26 जनवरी को लागू हुआ क्योंकि मैंने बता दिया है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और चूंकि आज़ाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो जो हमारा संविधान लागू होने वाला था वो 26 नवंबर को चूंकि बन के तैयार था, तो हम लोगों ने 26 जनवरी का दिन चुना। ठीक है, एक चीज़ जो बगल में आप देख रहे हैं, जयपाल सिंह आदिवासी, एच सी मुखर्जी क्रिश्चियन, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये दर्शाता है कि संविधान जो सभा था उसमें सभी वर्ग समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, ताकि अपने अपने समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर संविधान बनाया जा सके। जैसे जयपाल सिंह आदिवासी थे, एच सी मुखर्जी क्रिश्चियन थे, दुर्गाबाई देशमुख महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी, बलदेव सिंह पंजाबी थे, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी थे। तो इस तरह से था। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक समाजवादी समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, और लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने कभी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। और ये इसलिए क्योंकि हमारे संविधान की जो विशेषता है ये बताती है, ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि आज तक हमारा संविधान पर कोई आवाज़ नहीं उठा पाया है। संविधान को मानने का, हाँ, लेकिन कुछ तत्व है जो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा की भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था जिस टाइम संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने जा रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड, जब संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने जा रहे थे उस टाइम सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से नहीं हुआ था, बल्कि असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था उनका चुनाव असेंबलियों के प्रांत असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांत असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, लेकिन संविधान बनने के बाद फिर उसमें वयस्क मताधिकार जुड़ा गया। देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्र आंदोलन की अगुवाई की। लेकिन हालांकि इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन वयस्क मताधिकार रहता भी तो लगभग मिली जुली वैसी ही संविधान सभा बनती। इस रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। यानी संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे, जो कि मैंने यहाँ बता दिया आपको, जयपाल सिंह आदिवासी, एस सी मुखर्जी क्रिश्चियन। तो और प्रतिनिधित्व अपने अपने समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सार्वभौम विश्व मताधिकार के जरिए अगर इसका निर्माण हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होता। फिर प्रारूप कमेटी बनती है, और क्योंकि अब संविधान लिखने से नहीं होता ना, उसको एक फॉर्मेट में सजाया जाता है। जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं ना, पहले 1 से 4 संघ के बारे में, फिर 5 से 11 नागरिकता के बारे में, 12 से 36 35 क्या बोलते हैं, फिर आप मौलिक अधिकार के बारे में, 36 से 51 डीपीएसपी के बारे में, 51 कॉम में मौलिक मूल कर्तव्य। तो वो सजाने का काम, एक ड्राफ्ट बनाना था, तो ड्राफ्ट बनाने का काम पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था। तो फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख सदस्य कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। 7 सदस्यों की कमेटी थी। ठीक है, इन्होंने एक प्रारूप बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा हुई, इसलिए 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। इन 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई, और ये जो चर्चाएं हुई इनको रिकॉर्ड किया गया, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है, और 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में? 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। जब भी ऐसा लगता है कि संविधान की व्याख्या नहीं हो पा रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं या जज होते हैं, तो वे इन दस्तावेजों, जो रिकॉर्ड्स हैं 12 मोटे मोटे खंड, उनको वो लोग दोबारा सुनते हैं या दोहराते हैं ताकि उनकी व्याख्या हो सके। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या क्या थे। अब देखिए, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य ये थे कि हमने उन सभी आदर्शों को अपनाया जो हमारे संविधान के लिए अच्छा हो सकता था। इवन हमारे जो गांधी जी हैं, जो महात्मा गांधी हैं, वो अपने इस संविधान में सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है, फिर भी उनके आदर्शों को अपनाया गया है। महात्मा गांधी का वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के अन्य सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे।
1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में, इनकी पत्रिका छपी थी 1931 में, याद रखिएगा ये फैक्ट है। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन्होंने संविधान सभा से जुड़ी अपनी कुछ अपेक्षाओं के बारे में लिखा था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग चर्चा इस पर जरूर करेंगे कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग न रहे, यानी वर्ग विहीन समाज हो। ऐसे भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे, छुआछूत या शराब नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, तो इससे मैं कम में संतुष्ट होऊंगा ही नहीं। और इनके आदर्श आपको संविधान में दिख जाएंगे। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, यानी गरीब व्यक्ति के लिए ऐसा भारत जिसमें उच्च वर्ग निम्न वर्ग न हो, वोटिंग का अधिकार, आप ऐसे जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे, धार्मिक स्वतंत्रता, छुआछूत के लिए आर्टिकल 17 है, समानता का अधिकार। जब फिर आपको डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधाराएं दिख जाएंगी, शराब बड़ाव नशीली चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो संविधान में गांधी जी के आदर्शों का झलक दिख जाएगा। और अगर शॉर्ट में समझे तो गांधी जी का कहना था कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी ध्यान में रख के संविधान का निर्माण करना चाहिए, जो किया गया। और यही कारण है कि हमारे संविधान पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता है। ठीक है, अब देखिए, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मन में भी था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कन्फ्लिक्ट था। गांधी जी के विचारों से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहमत नहीं होते थे हमेशा। उन्होंने अक्सर गांधी जी के नजरिए की कठोर आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को स्पष्ट ढंग से रखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता जरूर होगी, आर्थिक और सामाजिक जीवन असमान, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन क्या होगा, असमानताओं से भरा होगा। राजनीतिक समानता तो होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे तो जरूर, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में हम लोग डाल देंगे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट था। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण को सुनते हैं। उनका क्या कहना था? आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, दरिद्रता का, ज्ञान का, बीमारियों का और अवसर की असमानता का अंत करना। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। ये कुछ उनके स्टेटमेंट्स थे। अब देखिए, सभी देशों की अपनी अपनी प्रस्तावनाएं हैं, प्रियम्बल्स हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का है, हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना, घरेलू शांति, साझा सुरक्षा व्यवस्था, जन कल्याण, स्वतंत्रता का लाभ। ये कुछ वर्ड्स है जिनको आप गौर से देख लीजिएगा, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल में क्या था? अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मूल्य समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले। हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, यानी हर नागरिक को कानून का समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, जो कि हमारे डीपीएसपी में नजर आती है ये बातें। हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो। एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर, एक संवर्जन देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखिए, संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत का संविधान, हम भारत के लोग, इससे एक बात तो सीधा आप याद रखिए, हम भारत के लोग, यही पावर देता है संविधान को। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम भारत के लोग ही संविधान को शक्ति देते हैं। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, प्रभुत्व संपन्न, यानी हम लोग प्रभुत्व संपन्न है, हम अपना फैसला खुद करेंगे। समाजवादी विचारधारा को हमने कहाँ से अपनाया? रसिया से अपनाया। पंथ निरपेक्ष,
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लोकतंत्रात्मक, चुनी हुई सरकार, विकल्प हो चुनने के लिए, लोकतांत्रिक सरकार हो, सरकारें एक नियंत्रण में रहकर काम करें, गणराज्य यानी हर व्यक्ति जो हर शासक होगा उसका हम लोग चुनाव करेंगे, कोई राजशाही वंश या वंशानुगत चीजें यहाँ नहीं होंगी, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, किस 3 टाइप की न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, व्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये पूछा जाता है कि कितने न्याय की बात की गई, 3 न्याय की बात, कितने स्वतंत्रता, तो 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितनी है समता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते अपने मूल अधिकार का प्रयोग करके उसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो फिर आप पे कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। ये जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ है वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है, न किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या पर प्रभुत्व संपन्न पढ़ेंगे कि प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, भारत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी यहाँ ऊपर में है, आपको मिलेगा इस जगह पर, ये है समाजवादी। समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, ठीक है। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और हर समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम हो। मतलब कहने का अर्थ है कि वर्ग विहीन समाज, जितने भी सरकारी संसाधन है उसका दोहन समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से किया जाए, सभी वर्गों को सभी चीज़ों में समान हकदारी मिले, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है, ये रहा पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। याद रखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किसी भी धर्म के प्रति ना तो झुकाव दिखाता है, ना किसी धर्म विशेष के लिए खड़ा होता है। भारत सभी धर्म का सम्मान करता है, ठीक है, और सभी को अपने हिसाब से धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन भारत में कोई भी राज्य धर्म नहीं है। ये बात ध्यान रखने की बात है। और एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर राज्य और धर्म के बीच डिस्टेंस बना रहे। हाँ, जरूरत पड़ने पर भारत जो है अपने यहाँ के धर्म में हस्तक्षेप करता है। जैसे किसी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पर रोक है तो उस मामले में वो हस्तक्षेप कर सकती है। और इस टाइप की अगर कोई अन्यायपूर्ण बातें हो रही हैं, जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है किसी भी समाज में, तो उस पर वो हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन अन्यथा क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक होता है अंतरधार्मिक, एक होता है अंतरधार्मिक। अंतरधार्मिक मतलब एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं कर सकता, उस मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अंतरधार्मिक, धर्म के अंदर जो वर्टिकल होता है उसमें कोई एक दूसरे का वायलेशन नहीं कर सकता। जैसे मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को नहीं रोका जा सकता, उन मामलों में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अन्यथा जो कोई भी सरकार होती है वो धर्म से दूरी बनाए रखती है। यानी भारत धर्म का सम्मान जरूर करेगा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन किसी भी धर्म के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं कर सकती, ठीक है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, नो कि किसी वंश या राज का, खानदान का। जैसे ब्रिटेन में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति की जगह पर वहाँ पर राजा रानी होते हैं जो वंशानुगत होते हैं। लेकिन भारत में यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, ठीक है। गणराज्य हो गया। समता लोकतंत्रात्मक हो गया था, लोकतंत्रात्मक पढ़ लेते हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक क्या है? सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। मतलब लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी जनता अपने द्वारा शासन तो नहीं कर सकती क्योंकि वो ज़्यादा जनसंख्या है। क्योंकि हमारे यहाँ
प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, वो शासन करती है। तो सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी वोट का अधिकार होगा, राजनीतिक आलोचना का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार न केवल होगा बल्कि उम्मीदवार के रूप में वो खड़े भी हो सकते हैं, वही है राजनीतिक अधिकार। और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उससे जवाबदेह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि हर 5 साल में वोट होता है, अगर वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा तो सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकारें बदल जाएंगी। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती हैं, यानी कि एक लक्ष्मण रेखा है जिनका पालन सरकार को करना है, वो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाकर कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। न्याय, 3 तरह की न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नागरिकों, देखिए न्याय की बात करते हैं, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होता है तो उन्हें न्याय दिया जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों का अभिव्यक्त करे और अपने विचारों को किस तरह अमल करे, इस पर कोई उन पर पाबंदी नहीं लगा सकता, इसलिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता का भी अधिकार है। बंधुता की बात करें तो हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने, और यही बंधुता की भावना ही हमारे जो देश में विविधताएं हैं हर आधार पर, उसके बावजूद हम लोग एकजुट रहे हैं और भारत अखंड है। ठीक है, भारत की अखंडता बनी हुई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बंधुता है, डाइवर्सिटी में हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। ठीक है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं का समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। समता मतलब आपको नौकरी के मामले में समानता मिलेगी, आपको कानून के समक्ष समानता मिलेगी, यानी आप जो क्राइम करते हैं आपको भी वही सजा मिलेगा, और रईस करोड़पति क्राइम करेगा उसको भी वही सजा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्रीएम्बल की बातें थी। संस्थाओं का स्वरूप, ठीक है, संस्थाओं का स्वरूप, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत होती है, समझे। क्योंकि संविधान में समय समय पर कुछ नई चीज़ें समाज में ऐसी आती हैं जिसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है, और कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो उसे जोड़ने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था पहले ही कर दी थी कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इसमें समय समय पर बदलाव के लिए आर्टिकल 368 जोड़ दिया गया था कि संसद, और ये पावर संसद को दी गई थी कि वो संविधान में समय समय पर बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग संविधान को एक जीवन दस्तावेज भी बोलते हैं। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नए रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में रह रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का भी प्रावधान रखा। इस बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इलेक्शंस स्पष्ट लिखा है, किसके पास कितनी शक्ति होगी। संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है, जैसे मूल अधिकार के खिलाफ अगर कोई सरकार जाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, और कल हम लोग जो है दूसरा लेसन फिर से स्टार्ट करेंगे। तीसरा लेसन, टोटल 5 लेसन है, हम लोग 5 दिन में 5 लेसन कंप्लीट करेंगे। फिर 10th की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री पे चलेंगे, 9th 10th की हिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो अभी TRE के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन पर बेशक ये काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू।